हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। सर, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, बेसिकली उसका नाम है असेसमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज़। यानी कि एक बिज़नेस के बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बीइंग अ डिसीजन मेकर, जब आपके पास कोई प्रपोज़ल आता है, कोई बिज़नेस ऑप्शन आता है, कोई बिज़नेस स्ट्रैटेजी आती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो दो फैसले हैं, ये फैसले आपको किस बुनियाद पे लेने हैं, किन बेसिस के ऊपर लेने हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको कंसिडर करना है ये फ़ैसला लेते वक्त कि आपको उस बिज़नेस स्ट्रैटेजी को, उस प्रपोज़ल को, देखें इस बात को बहुत बहुत ज़्यादा गौर से अपने दिमाग में बिठा लें कि अब जो हम जितनी भी बातें करेंगे ना, वो हम बात करेंगे प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। यानी कि इस वर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे, प्रपोज, यानी कि जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी आपको प्रपोज की गई है कि उसको आप एक्सेप्ट करें या आप उसको रिजेक्ट करें, तो किन बेसिस के ऊपर आप उनको इवेल्युएट करेंगे, आज उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिस के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें एक स्ट्रक्चर, एक गाइडलाइन बना कर देता है कि आप कुछ चंद बातें उनको देख लें, उनको देखें, अगर वो स्ट्रैटेजी, प्रपोज स्ट्रैटेजी उन बातों के ऊपर पूरी उतरती है, वो बातों पे टिक लग जाते हैं, तो फिर आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर उन तमाम चीज़ों के ऊपर टिक नहीं लगते, आप उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दें। वो फ्रेमवर्क है हमारे पास SFA फ्रेमवर्क। SFA फ्रेमवर्क मतलब सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी फ्रेमवर्क। देखें, अभी तक मैंने नहीं समझाया कि सूटेबिलिटी का मतलब क्या है, फीजिबिलिटी का मतलब क्या है और एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है। डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम थोड़ी सी बैकग्राउंड डेवलप कर रहे हैं। बैकग्राउंड इसलिए मैं डेवलप कर रहा हूँ कि जब हमारे पास एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें पता लग सके कि कब हमें SFA फ्रेमवर्क को यूज़ करना है और वो कौन से सिनेरियोज़ होंगे जहाँ पर SFA फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा होगा और किस तरह से यूज़ होगा। देखिए, SFA फ्रेमवर्क बेसिकली जो यूज़ होता है ना, वो वैसे तो हर स्ट्रैटेजी के ऊपर हो सकता है, इसमें कोई इस तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम सिचुएशन में जो SFA फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो मर्जर एंड एक्विजिशन के केसेस में होती है। यानी कि जब आपके पास एग्ज़ाम में मर्जर एंड एक्विजिशन के सिनेरियोज़ गिवन होंगे और आपसे कहेगा कि आप इवेल्युएट करो कि क्या हमें एक्विजिशन करनी चाहिए, क्या हमें मर्जर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर आप SFA फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहे होंगे। और SFA फ्रेमवर्क अपनी पूरी खूबसूरती से इन्हीं सिनेरियोज़ में अप्लाई हो सकता है। बाकी सिचुएशन में भी आप करना चाहें हो तो जाएगा, मगर इन सिचुएशन के अंदर, इन दो सिनेरियोज़ के अंदर, एक्विजिशन और मर्जर, वहाँ पर SFA फ्रेमवर्क बिल्कुल कम्प्लीटली अप्लाई हो रहा होता है। एंड में हम देखेंगे कि मर्जर और एक्विजिशन से रिलेटेड SFA फ्रेमवर्क को किस तरह से हमें अप्लाई करना है, क्या टेक्निक हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत ज़्यादा सुकून से समझते हैं कि SFA फ्रेमवर्क में S यानी सूटेबिलिटी, F यानी फीजिबिलिटी और A यानी एक्सेप्टेबिलिटी का अपना मतलब क्या है। तो सबसे पहले सूटेबिलिटी की बात करते हैं। अब अगर मैं सूटेबिलिटी की बात करूं तो सूटेबिलिटी नाम से ही लग रहा है कि एक चीज़ जो सूट करती हो, किसके साथ सूट करती हो, सूट करनी चाहिए आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी कि आपके अगर बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा लॉयर बनना है। अगर उसे लॉयर बनना है तो उसे लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए और उसे किसी लॉ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। अब अगर वो स्टूडेंट जाकर किसी ACCA या CA की क्वालिफ़िकेशन परसू करने लग जाए और ACCA CA में एडमिशन ले ले, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो इसकी स्ट्रैटेजी, ये जो इसका प्लान है, ये सूटेबल है या नहीं इसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ऑफ कोर्स ये जो इसका प्लान था, ये जो इसने स्टेप्स लिए, ये बिल्कुल ही सूटेबल नहीं थे इसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो इसी तरह जब आपके पास कोई प्रपोज़ल आएगा तो आप उस प्रपोज़ल को सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो आपके बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के साथ सूटेबल है या नहीं है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये कह रहे हैं कि लोकल मार्केट में जहाँ पर हम बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा है। अब अगर बहुत महंगा मिल रहा है तो क्या करें हम। देखिए, महंगा मिल रहा है तो या तो आप कोई दूसरा सप्लायर ढूंढे। अगर आपको दूसरा सप्लायर भी नहीं मिल रहा, लोकल मार्केट में ही वो मटेरियल बहुत महंगा है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि इस रॉ मटेरियल को कहीं से आप इंपोर्ट करवाएं।
अब आप इंपोर्ट करवाने जाते हैं या आप कोशिश करते हैं कि हम उस रॉ मटेरियल को इंटरनली प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस को आपको देखना होगा। आप ये देखेंगे कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आपका फॉरेन एक्सचेंज के रेट एडवर्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली आप जो चीज़ करना चाह रहे थे, आप अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रहे थे, वो कम तो होगी नहीं। तो इसका मतलब इंपोर्ट वाला ऑप्शन आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव या जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से सूटेबल ही नहीं है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास था कि आप इसको खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लें। तो जब आप खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो क्या आप उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, ये आप देख रहे होंगे, और उससे आपकी बाकायदा कॉस्ट कम हो रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी, अगेन ये वाली स्ट्रैटेजी भी, ये वाला प्रपोजल भी आपके पास सूटेबल नहीं होगा। तो इस तरह हम चेक कर रहे होते हैं कि जो भी हमारे पास प्रपोजल आता है क्या वो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है या नहीं है, और उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे भी रहा है कि नहीं, मतलब सेंस बनती है कि नहीं कि वो प्रपोजल को हम देखें अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वो इन लाइन है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीजिबिलिटी। अब फीजिबिलिटी का मतलब ये होता है, बहुत सादा सिंपल अगर अल्फाजों में कहूँ तो इसका मतलब होता है कि वो कितना प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्रैक्टिकेबल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। आपको लेट्स से आप किसी से बहुत पसंद करते हैं किसी को, और वो आपसे कहते हैं कि 1 साल बाद, 1 साल के अंदर अंदर रिश्ता भेज दो। अब आप कहते हैं कि रिश्ता तो मैं तब भेजूंगा ना जब मेरा CA या ACCA पूरा हो जाए। तो अब 1 साल के अंदर क्या आप CA ACCA पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप किसी जाकर कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फीसेस पे कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं, सर सूटेबिलिटी तो है, सूट तो कर रहा है, CA करना है, ACCA करना है, तो उसमें आपको मेहनत करनी है, दिन रात एक करनी है, टाइम लगाना है, एडमिशन भी ले लिया, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम आपके पास इतना है जिसमें आप काम ही नहीं कर सकते। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये ऑब्वियसली फीजिबल नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी एक चीज़ जो हमने बात की, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में आप देखते हैं क्या हमारी इतनी औकात भी है या नहीं, क्या हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज फाइनेंस की टर्म में, मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल मटेरियल रिसोर्सेज हमारे पास है कि नहीं, क्या हमारे पास इतनी स्किल लेबर या स्टाफ मौजूद भी है कि नहीं जो हम काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से। तो फिजिबिलिटी में आप ये तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं कि उस काम की फिजिबिलिटी बन भी रही है या नहीं बन रही। उसके बाद हमारे पास आता है बहुत सिंपल एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि वो चीज़, वो प्रपोज़ल कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अब ये एक्सेप्टेबल किसके एंगल से? एक्सेप्टेबल फ्रॉम द एंगल ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स आपके पास होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कब करते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर ने अगर आपको पैसे दिए हैं, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव है उससे प्रॉफिट अर्न करना, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। तो वो हर उस चीज़ को ही एक्सेप्ट करेंगे जो इनका ये ऑब्जेक्टिव पूरा करके दे, यानी कि जिससे प्रॉफिट आ रहा हो, जिससे वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो रही हो। और साथ ही साथ वो ये देखेंगे कि इस काम में रिस्क कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना वो डरेंगे और उस प्रपोज़ल को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देंगे। साथ ही साथ आपके कुछ और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एम्प्लॉयज़, आपकी मैनेजमेंट। अगर आप जो काम करने जा रहे हैं, जो प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, अगर वो अनएथिकल है तो वो मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ हो सकता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें और आपके बिज़नेस से विड्रॉ कर लें, आपके बिज़नेस से रिज़ाइन कर दें कि हम इस अनएथिकल चीज़ का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि एक्सेप्टेबिलिटी के एंगल में आती है। आई होप कि ये तीनों चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं कि इन चीज़ों को लिंक करते हैं मर्जर और एक्विजिशन के सिनेरियो के साथ। यानी कि अगर हमारे पास पेपर में मर्जर और एक्विजिशन का सिनेरियो आता है तो उस पर हम सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और फिजिबिलिटी को किस तरह से अप्लाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूटेबिलिटी की। सूटेबिलिटी में ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी कि सूटेबिलिटी किस तरह से हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं मर्जर और एक्विजिशन की बात करूँ तो वहाँ पर सूटेबिलिटी का मतलब है कि वो जो प्रपोजल है वो सूटेबल कितना है। तो अगर
एक्विजिशन ओवरसीज़ है, क्योंकि एक्विजिशन ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं कि कोई ओवरसी या मर्जर हम ओवरसी कर सकते हैं या विद इन कंट्री लोकल मर्जर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पहले तो ये देखते हैं, लेट्स से अगर ओवरसी की बात करूँ तो ओवरसी सिचुएशन में आप ये देखते हैं कि जो टारगेट कंट्री है जहाँ पर आप एक्विजिशन करने जा रहे हैं, क्या वो कंट्री हमारे प्लान के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर जो कंडीशंस हैं, वो जो इन्वायरमेंट है उस कंट्री का, वो हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम वहाँ पर अपने प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस बिज़नेस को हम एक्वायर करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कि मैं लेट्स से शुगर बनाता हूँ, अब जब मैं शुगर बना कर बेचता हूँ तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं से शुगर कैन खरीदता हूँ। तो अब मैं एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ जहाँ पर शुगर कैन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, और वहाँ पर एक बिज़नेस, एक कंपनी है जो शुगर कैन ग्रो करती है, उसकी हार्वेस्टिंग करती है, उसकी क्लीनिंग वगैरह करके शुगर कैन का जूस बनाती है और फिर वो मुझे सेल करते हैं, तो मैं उस शुगर कैन जूस से शुगर बनाता हूँ। तो अब मैं ये देखूंगा कि क्या उस कंट्री के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। ऑफ कोर्स सूटेबल है, क्योंकि वहाँ का वेदर सूटेबल है शुगर कैन प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ जो कंपनी है वो शुगर कैन का जूस, यानी जो शुगर जूस होता है वो बना कर बेचती है, तो मेरे लिए ये आइडियल कंपनी होगी जिसको मैं एक्वायर करूँ, ताकि मेरे पास एक इनपुट जो कि मुझे अपनी प्रोडक्शन में चाहिए होता है वो ईज़िली अवेलेबल होगा। और उसके बाद फिर आप अल्टीमेटली अपने आप को देख रहे होते हो, क्योंकि अपने आप को देख कर ही तो आप दूसरी चीज़ों को मैच करेंगे। तो ये सिनेरियोज होंगे सूटेबिलिटी के अंडर। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि फिजिबिलिटी को हम किस तरह देख रहे होंगे। तो फिजिबिलिटी में बहुत सिंपल सी बात है। सब फिजिबिलिटी का मतलब हमने बात की थी कि क्या ये चीज़ प्रैक्टिकेबल है, क्या हमारी औकात है वो काम करने की या नहीं। तो एक्विजिशन में हमें सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होती है। आप किसी कंपनी को, किसी बिज़नेस को ख़रीदने जा रहे हैं, उसका कंट्रोल लेने जा रहे हैं। जब आप कंट्रोल एक्वायर करेंगे तो आपको उसके ऊपर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आपको एक हैवी अमाउंट पे करके उनसे तमाम शेयर्स खरीदने पड़ेंगे उसके। तो क्या आपके पास इतनी फाइनेंसिंग है या नहीं है? क्या आप इतनी फाइनेंसिंग अगर इस वक्त नहीं है तो क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या शेयर होल्डर आपको पैसा देने के लिए राज़ी है? क्या बैंक आपको पैसा देने के लिए राज़ी है या नहीं है? और साथ ही साथ अगर आप उस बिज़नेस को एक्वायर कर लेते हैं तो क्या आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप उस बिज़नेस को चला पाएंगे या नहीं? तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे उस फिजिबिलिटी की हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी में तमाम वही हम चीज़ें देख रहे होंगे कि शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ये कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा और हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट ना करें। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि शेयर होल्डर्स का नेचर क्या है, यानी कि शेयर होल्डर्स कोई फैमिली है, कुछ कुछ बिज़नेस होते हैं जो फैमिली ओन्ड होते हैं। तो जो फैमिली ओन्ड बिज़नेस होते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर सेम होते हैं। तो अगर कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो वो फैमिली की तरफ से आ रहा है और ऑलमोस्ट वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर्स लार्ज पब्लिक है, लिस्टेड कंपनी है आप, तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स अलग अलग तरह के होंगे, उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होंगी, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो आपको उनको भी देखना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आप इसको मेंशन करेंगे कि जो शेयर होल्डर्स है वो हमारी वाइड पब्लिक है, लार्ज पब्लिक है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन एट दी एंड सबका एक मोटिव होगा, दैट इज़ प्रॉफिट। तो अगर वो जो प्रपोज़ल है आप देखेंगे कि उसकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, पे बैक पीरियड कितना है, आपको इन्वेस्टमेंट रिकवर होकर दे रही है या नहीं दे रही है, ये वो चीज़ें होंगी जो डिसाइड करेंगी कि शेयर होल्डर्स आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप मैनेजमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी देखेंगे, मैनेजमेंट ऑब्वियसली देखेगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज़ ग्रो कर सकते हैं, और उन्हीं स्ट्रेटजी को मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट कर रही होगी। एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है या प्रपोज़ल है जिसके थ्रू उनकी सैलरीज़ इंक्रीज़ होंगे, उनके बेनिफिट्स इंक्रीज़ होंगे और उनको और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनकी स्किल्स ग्रो कराई जाएंगी, उनको
डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे प्रपोजल्स को एम्प्लॉयज़ भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अगर कोई अनएथिकल होगा प्रपोज़ल या फिर कोई ऐसा प्रपोजल होगा जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को आप फारिग कर रहे होंगे, आप डाउन साइजिंग कर रहे होंगे, तो ऐसे प्रपोजल को हो सकता है एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट ना करें। और अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई एम्प्लॉय या लेबर यूनियन है तो वो आपके अगेंस्ट जा सकती है, स्ट्राइक कर सकती है। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके बिज़नेस को नुकसान हो सकता है और वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे मर्जर और एक्विजिशन के केस के अंदर। आई होप कि सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी का फ्रेमवर्क मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक पास्ट पेपर क्वेश्चन के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिवली ये देखेंगे कि सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी यानी SFA फ्रेमवर्क का सवाल किस नेचर का आता है और हमें उसको एग्ज़ाम में किस तरह टैकल करना चाहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।